the topic that I have chosen today is a very interesting one. It is the painting during the Saltanat period. हालांकि हमको मैं अभी वो बात कर मैम शुभम भी रास्ते में है कहीं तो करे बात करूंगा। सल्तनत काल में हमको पेंटिंग के स्पेसिमेन बहुत कम मिलते हैं, मतलब उसका कहीं पे हमको रिमेन्स नहीं मिले हैं। लेकिन इधर पिछले कुछ सालों में जो रिसर्चर्स ने, जो स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने रिसर्च की है, उसके बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन हमको सल्तनत काल की चित्रकला के बारे में मिली है। तो मैंने जैसे आपको अक्सर बताया है कि कोई स्पेसिमेन ना मिलने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसका उल्लेख नहीं हुआ है कहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बेसिस पे जो रिसर्चेस हुई हैं, उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि सल्तनत काल में भी चित्रकला जो है वो उन्नत दशा में थी। लेकिन बहुत मुश्किल से इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। तो एक तो हम इसको सल्तनत काल की कला को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जो हमको लिटरेरी एविडेंसेस मिली हैं, जो साहित्यिक रचनाओं में हमको जो एविडेंस मिली है पेंटिंग की, एक तो वो है, उस तरह की कला है। और दूसरा ये है जो कुरानिक कैलीग्राफी है, यानी कुरान की आयतों को जो है उसको किस तरह से अच्छे हस्तलेखन में उसको यूज किया गया है। आपने वो मॉन्यूमेंट्स पे भी देखा होगा, पत्थरों पे भी ये आर्ट की कैलीग्राफी जो है वो की जाती थी, और पेपर पे भी की जाती थी, क्योंकि अरबिक जो स्क्रिप्ट है वो इस तरह की है कि उससे बहुत खूबसूरत डिजाइन्स बनाई जा सकती थी। तो वो कुरानिक कैलीग्राफी भी हुई है। और तीसरा चीज जो हम देखेंगे वो है इलस्ट्रेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी चित्रित पुस्तकें इस काल में हैं कि नहीं हैं। जैसे आपको मुगल काल में तो बहुत मिलती हैं चित्रित पुस्तकें, काफी मुगल काल में हमको इलस्ट्रेशन मिलते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि सल्तनत काल में भी इस तरह की इलस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो आप अगर हम सबसे पहले पहली कैटेगरी की तरफ आए, जिसमें ये है कि लिटरेरी एविडेंस हमको कहाँ से मिलती है, तो सबसे पहले जो एविडेंस है वो हमको जो है दिल्ली सल्तनत में वो कई लिटरेरी रेफरेंसेस से मिलती है। और आपको मैं इस कनेक्शन में एक काम भी बता दूं कि एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है साइमन डिग्बी। अगर मैं लिख पाऊं तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ व्हाइट बोर्ड पे कि उनका नाम है साइमन डिग्बी, जिन्होंने सल्तनत काल की चित्रकला पे काम किया है। और उनकी एक रचना है द लिटरेरी एविडेंस फॉर पेंटिंग इन द दिल्ली सल्तनत। तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत की पेंटिंग पे काम किया है, और उनका ये आर्टिकल जो है बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ बनारस से प्रकाशित हुआ है, इस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। नहीं तो मैं आगे हाँ आ गया। तो वो आपको लिख के बता देती हूँ कि साइमन डिग्बी का ये काम है, हिस्टोरियन। देखिए मैंने लिख दिया, और इसका टाइटल भी लिख देती हूँ, द लिटरेरी एविडेंस ठीक है, दिख रहा है ना सबको, फॉर पेंटिंग। यस मैम दिख रहा है। in the Delhi Sultanate. तो इसको आप नोट कर सकते हैं। साइमन डिग्बी का काम है द लिटरेरी एविडेंस फॉर पेंटिंग इन द दिल्ली सल्तनत। जैसे कि मैंने आपको बताया बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ बनारस में ये प्रकाशित हुआ है 1967 में, बहुत पुराना जर्नल है। और अब इसके बाद मैं ये बता दूं कि जो पहला रेफरेंस हमको पेंटिंग का साहित्यिक सोर्स में मिलता है वो तबकाते नासरी का आपने नाम सुना है ना, मिनाजुद्दीन सिराज की जो किताब है तबकाते नासरी, उसमें मिलता है। और तबकाते नासरी में एक कसीदा है, मैं भी आपको बताती हूँ कि कसीदा क्या होता है। जो इल्तुतमिश की
प्रेज में है। कसीदा जो है वो प्रेज को ही कहते हैं कि किसी की बड़ाई करना, बखान करना, किसी के बारे में बताना, अच्छी अच्छी बातें लिखना। तो ये कसीदा है जो मिनहाज की तबकात नासिरी में है और इल्तुतमिश के बारे में लिखा गया है। तो उसमें एक मैम रेफरेंस दिया गया। जी बोलिए बोलिए। वो जावेद का मैसेज आ रहा है कि ऐड नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट स्टॉप शेयर कर, ठीक है। कर लिया मैंने पूरा। तो मैं तबकात नासिरी के बारे में बता रही थी और मैंने कहा कि ये कसीदा जो इल्तुतमिश की प्रेज में लिखा गया है, और ये जब लिखा गया है जब इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सम्मान मिला था, जो खिलत सम्मान में उसको मिली थी, उसको लेके एक दूत आया था, एनवॉय आया था। तो ऐसा रेफरेंस है कि उसके ऑनर में आर्च पे, महल के एक आर्च पे जो है वो पेंटिंग बनाई गई थी। और इस पेंटिंग का जो रेफरेंस मिनहाज ने दिया है वो है कि उसमें एनिमल और ह्यूमन फिगर्स दोनों बनाई गई थी। तो ये एक एविडेंस मिलती है जो हमारे पास है तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त की वो बिल्डिंग मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब पेंटिंग हुई थी और इसमें ह्यूमन एनिमल फिगर्स दोनों ही थे। तो ये मैंने आपको पहला रेफरेंस बताया। और इसके बाद भी और भी रेफरेंस इस तरह से मिलते हैं, जैसे कि अफीफ ने जो तारीख फिरोज शाही लिखी है, तो अफीफ ने उसमें फिरोज शाह के मेजर्स लिखे हैं कि अपने एक्सेशन के बाद फिरोज शाह ने क्या क्या मेजर्स लिए। और फिरोज शाह के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में उसने ये भी लिखा है कि कैसे फिरोज शाह ने, उसको लगता था कि कुछ चीजें जो इस्लाम में जो है वो मना है, प्रोहिबिटेड है, तो उसने उसमें पेंटिंग को भी प्रोहिबिट कर दिया। और पैलेस में दीवार वगैरह पे जो भी पेंटिंग बनी थी उनको हटवा दिया गया। तो इससे भी हमको एटलीस्ट ये मालूम हो जाता है कि पेंटिंग बनाई जाती थी। हालांकि उसमें यह है कि उसने हटवा दिया, लेकिन पेंटिंग हुआ करती थी। इससे ये हमको कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। फिर तीसरा रेफरेंस ये है कि ये जो म्यूरल पेंटिंग थी वो खाली कन्फाइंड नहीं थी पहले की, उससे हमको मुबारक शाह खलजी के पीरियड में भी एक रेफरेंस मिलता है कि, और वो रेफरेंस हमको मिलता है अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो का काम अगर आपको याद हो, नूह सिपिहर एक काम है, अमीर खुसरो की रचना है। और आपको ये भी याद होगा कि नूह सिपिहर रचना जो है वो मुबारक शाह खलजी के पीरियड के बारे में ही है, पूरी रचना उसी काल पे है। तो उसमें अमीर खुसरो ने एक रेफरेंस दिया है जिससे ये मालूम होता है कि मुबारक शाह के पीरियड में भी टेंट पे पेंटिंग की गई थी, की जाती थी, यानी कपड़े पे भी पेंट करने का ट्रेडिशन मिला है। तो ये रेफरेंस हमको नूह सिपिहर से मिला है। और इसके अलावा चौथा रेफरेंस जो हमको मिला है वो है एक स्टैंजा है, 14th सेंचुरी की एक किताब है जिसका नाम है चंदायन। चंदायन बहुत मशहूर किताब है और एक तरह का ये सूफिस्टिक वर्क के रूप में इसको जाना जाता है। और इसके ऑथर मुल्ला दाऊद थे। तो मुल्ला दाऊद के इस रचना में उन्होंने एक जो उनके दो कैरेक्टर्स हैं, उसमें उन्होंने एक चंदा नाम की एक महिला के घर का वर्णन किया है और बाकायदा उसमें पेंटिंग दिखाई है। तो 14th सेंचुरी के इस काम में जो पेंटिंग दिखाई गई है उसके अपने कक्ष में, तो उसमें रामायण से जो है वो सीन लिया गया है और वो दीवार पे पेंटिंग है उस पे। तो ये हमको कॉमन उसमें भी ये रेफरेंस मिल जाता है कि इसका मतलब पेंटिंग कॉमन थी, घरों पे, आम घरों पे भी की जाती थी, पैलेसेस में तो की ही जाती थी। तो ये रेफरेंस हमको, ये सारे रेफरेंस जिनको मैंने कहा ये सारी लिटरेरी एविडेंसेस हैं, यानी साहित्यिक सोर्सों में हमको, सोर्सेज में इसका पता चलता है। और तो तीन ये मेजर रेफरेंस हो गए। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि पुरानी कैलीग्राफी ये पेंटिंग की दूसरी कैटेगरी थी। ये भी एक तरह की कला है और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कैलीग्राफी की जाती थी। और डेकोरेटिव आर्ट के रूप में जो है हम कैलीग्राफी को ले सकते हैं कि सुंदर हस्तलेखन कला थी जो डेवलप हुई, इस्लामिक वर्ल्ड में डेवलप थी और सल्तनत काल में भी डेवलप हुई। और जो कैलीग्राफिस्ट थे उनको भी क्राफ्ट्समैन की कैटेगरी में रखा जाता था। और हमको इसका जो इंडिया में जो पहला रेफरेंस मिला है, सबसे पहले कुरान का जो कॉपी एक मिली है वो ग्वालियर से मिली है और 1399 का पीरियड है वो, उसकी डेट 1399 की है। सो इट वाज कैलीग्राफ्ड एट ग्वालियर
और उसमें बहुत ही ऑर्नामेंटल मोटिव्स हैं, जैसे कि कुरान में जो कैलीग्राफी है, तो आयतों को तो खूबसूरत ढंग से लिखा ही जाता है, लेकिन कई बार बॉर्डर्स पे भी बहुत अच्छा काम होता है, तो इसकी बहुत ही ऑर्नामेंटल जो है वो डेकोरेशन इसका है, और ज्योमेट्रिकल जो है उस तरह से भी उसमें डेकोरेशन होता था। तो ये हमको पहला काम मिला है। और जो इसमें स्क्रिप्ट यूज हुई है, कई तरह की स्क्रिप्ट जो है पर्शियन में यूज होती थी, उनमें से जो स्क्रिप्ट इसमें यूज हुई है उसको कूफी कहा गया है, KUFI। कूफी, ये समझ लीजिए शब्द निकला है कूफा से, जो इराक में था। तो उस वक्त की और भी ऐसी स्क्रिप्ट थी जिनको, एक को मीठी भी कहते थे, जैसे फारसी में खत का मतलब होता है लिखना, तो जब भी स्टाइल्स को, स्क्रिप्ट्स को रेफर करते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि खत पे कूफी, खत पे मीठी, यानी मीठी स्टाइल, कूफी स्टाइल, कई तरह की स्टाइल्स थी। और न, और भी इस तरह की कई स्टाइल थी, लेकिन मीठी का मतलब तो कील से होता है, थोड़ी नुकीली नुकीली स्टाइल होती है, लेकिन इसमें जो यूज हुई है वो कूफा वाली, जो कूफा में होती थी। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा ईरानियन इन्फ्लुएंस हमको दिखाई देता है। और इसके अलावा ज्योमेट्रिकल जो है वो डिजाइन इसमें यूज हुई है। मैनिस्टिक इलस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुगल पीरियड में तो हमें काफी चित्रित किताबें मिलती हैं उस वक्त की, लेकिन इस पीरियड की जो रेफरेंसेस हैं वो इतने ज्यादा नहीं हैं। एक मैंने मैन्युस्क्रिप्ट में आपको अभी उल्लेख किया चंदायन का, कि चंदायन तो थी ही, उसका भी मैन्युस्क्रिप्ट में ही उल्लेख आएगा पांडुलिपि में, जिसमें वो चित्रित है, उसमें कई जगह जगह आप देखेंगे पिक्चर्स बनी हुई हैं। और दूसरी एक किताब पांडुलिपि जो हमको मिली है इस पीरियड की, वो है 1450 की, उसकी डेट 1450 है, यानी 15वीं सेंचुरी का काम हो गया। और ये है हमजा नामा। अब जो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है वो बर्लिन लाइब्रेरी में है, और हमजा नामा इसका टाइटल है। एक्चुअली ये उनके ऊपर है, ये प्रोफेट मोहम्मद के एक कंपेनियन थे जिनका नाम मीर हमजा था, और वो एक वॉरियर थे, तो उनके बारे में ये पेंटिंग है। तो ये हमको एक मिली है। एक ऐसे तो इस तरह की एक पेंटिंग अकबर के पीरियड में भी हुई है, और उसको भी हमजा नामा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन सल्तनत पीरियड में भी आप कह सकते हैं कि 15वीं सेंचुरी में एक हमजा नामा वर्क हुआ था। और चंदायन की मैन्युस्क्रिप्ट का की जो लैंग्वेज है वो अवधी है, जैसे मैंने दूसरा वर्क चंदायन बताया, तो वो अवधी है, और उसका भी पीरियड जो है वो 14वीं सेंचुरी ही है। तो इतनी जानकारी हमको जो है वो सल्तनत पीरियड में स्पेशली मिलती है। इसके अलावा जो जानकारी हमको कला के बारे में, चित्रकला के बारे में मिलती है, वो हमको फिर रीजनल, यानी क्षेत्रीय, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की पेंटिंग हो रही थी, अब थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी हमारी रिसोर्सेज इस बारे में लिमिटेड है, तो फिर हम क्षेत्रों पे जाएंगे कि अलग अलग रीजन्स में किस तरह से काम हो रहा था, क्योंकि पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है वो तो बहुत पुराना ट्रेडिशन है, इंडिया में बहुत पहले से इंडिया में भी पेंटिंग होती रही है। तो एक स्टाइल जो इस समय डेवलप हुआ, उसको हम वेस्टर्न इंडियन स्टाइल के नाम से जानते हैं, पश्चिमी भारतीय शैली, यानी वेस्टर्न इंडियन स्टाइल के नाम से कुछ पेंटिंग्स हमको मिलती हैं। और इसमें भी एक कैटेगरी है जिसको हम जैन पेंटिंग्स कहते हैं, और generally this style seems to have originated in the 12th century। और जो हमको इसकी अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं इस पीरियड में, वो हमको मिलती हैं जैन भंडाराज में। भंडारा शब्द जो है एक्चुअली यहाँ पे वो लाइब्रेरीज के लिए यूज हुआ है, कि ज्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स हमको जैन्स की लाइब्रेरीज में या भंडाराज में मिली हैं। और क्योंकि वेस्टर्न इंडिया में जैन्स काफी थे, तो गुजरात से मिली हैं, गुजरात में स्पेशली अहमदाबाद है, पाटन है, ये जगह है, राजस्थान से मिली हैं, और मालवा से भी मिली हैं। तो जिनको हम जैन स्टाइल कह रहे हैं, जैन पेंटिंग्स कह रहे हैं, वेस्टर्न स्टाइल कह रहे हैं, तो ये पेंटिंग्स हैं। और हालांकि कुछ इस तरह का स्टाइल हमको जौनपुर से भी मिला है, बहुत दूर दराज अगर हम चले जाएं तो कहीं कहीं कुछ रेफरेंसेस जौनपुर के भी आते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, इक्का दुक्का रेफरेंसेस है। तो शायद इन जगहों पे मिलने के कारण ही इसको हम जैन पेंटिंग के नाम से जानते हैं। और जो हमको इसके अर्लीस्ट स्पेसिमेन मिलते हैं वेस्टर्न इंडियन स्टाइल के, वो बेसिकली पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, यानी पत्तों पर लिखी जाने वाली पांडुलिपियां मिली हैं हमको
कि पहले जो, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर आपको मालूम है कि पेपर 13 सेंचुरी से पहले नहीं है इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, तो 12 सेंचुरी में पत्तों पे लिखी जाने वाली मैनुस्क्रिप्ट हमको मिली है। और जो इसका स्टाइल है उसको पोथी फॉर्मेट कहा गया है, POTHI, पोथी फॉर्मेट। पोथी शब्द आपने सुना होगा, सुना है आपने पोथी शब्द? अच्छा, यस मैम। जी मैम। अच्छा, मैं अभी एक्सप्लेन भी करती हूँ आपको कि पोथी क्या था ये फॉर्मेट। इसमें जैसे पत्ती का जो साइज होता था, रेक्टेंगुलर साइज है, और रेक्टेंगुलर साइज में कॉलम्स बने हुए, जैसे सेपरेट सेपरेट आप रेक्टेंगल को अलग अलग 2 या 3 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। जो पत्ते की जो साइज होता था, जो विड्थ होती थी, उसके अनुसार जो है उसमें कॉलम्स बनाए जाते थे और उन पे पेंटिंग की जाती थी। तो इन कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए जो लाइंस हैं वो भी कोई बहुत सीधी लाइंस नहीं है, थोड़ी ब्रिटल लाइंस है, मतलब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई है, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइंस नहीं है। और जो कलर यूज हुआ है वो बहुत अच्छा, खूब डार्क कलर जो बेस में है वो डार्क कलर है, जैसे रेड, खूब डार्क रेड कलर यूज हुआ है। इसके अलावा कभी कुछ और कलर्स भी यूज हुए हैं और उनके ऊपर फिर हल्के रंगों से पेंटिंग है। लेकिन इस तरह की है कि जैसे इसमें टेक्स्ट भी, जैसे कहीं फिगर्स बनी हुई है, बीच में कुछ कॉलम्स में टेक्स्ट भी है, दोनों चीजें साथ में ही है, टेक्स्ट भी है और पेंटिंग भी है। और पेंटिंग बहुत विकसित अवस्था में नहीं है कि जो फिगर्स इसमें बनी हुई हैं वो उसमें सिटिंग पोस्चर दिखाया गया है। जो भी आकृतियां हैं, कभी कभी तो मेल और फीमेल आकृति को अलग करना मुश्किल हो जाता है कि कौन मेल आकृति है और कौन फीमेल आकृति है। और सिटिंग पोस्चर है, और जिसको हम धड़ कहते हैं, टॉर्सो, टॉर्सो बहुत फूला हुआ है, बड़ा सा टॉर्सो दिखाया गया है। और साइड फेस है, साइड फेस है, और आंखें बहुत बड़ी लंबी आंखें दिखाई गई, प्रोट्रूडिंग आईज है, निकली हुई आईज है, जिसको प्रोट्रूडिंग आईज चित्रकला की भाषा में कहेंगे, ऐसी निकली हुई आईज है। तो फिगर्स मतलब बहुत अच्छी नहीं है, इस तरह की बहुत डेवलप उसमें हम नहीं कह सकते इस फॉर्मेट को। तो यही वो फॉर्मेट है जिसको पोथी फॉर्मेट कहा गया है, जिसमें कॉलम्स में इसको बनाया गया, और यही जो है वो वेस्टर्न स्टाइल जो है, पश्चिमी भारतीय स्टाइल जो है ये है। तो जैन सेंटर्स में मैंने कहा ये विकसित की गई। इसके अलावा एक और स्टाइल है जिसको मैं लिख देती हूँ फिर, क्योंकि वो समझाने में मुश्किल होगी आपको। आई एम शेयरिंग व्हाइट बोर्ड पे। कौर पंकासी का स्टाइल है। और कहते हैं ये स्टाइल जो है वो कश्मीरी पोएट बिल्हण जो था उसके समय से विकसित हुआ था। शेयर नहीं हो रहा है। मैं इसको लिख दे रही हूँ फॉरवर्ड। देख लीजिए इसको, ये है कौरा पंकासी का स्टाइल। जैसे आपको बताया कि ये कश्मीरी पोएट बिल्हण था, कहते हैं उसने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी और उसी में उसने कुछ लिरिकल स्टैंजाज लिखे थे, और पेंटिंग जो उस तरह की थी, उसमें जो पेंटिंग थी उसी को इस शैली के नाम से, कौरा पंकासी का शैली के नाम से जाना जाता है। और लगभग 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास जो है ये स्टाइल डेवलप हुआ है। अब थोड़ा सा एक चीज रह गई थी उसमें, वो भी बता दूं मैं। जैसे मैंने आपको पोथी फॉर्मेट में पाम लीफ मैनुस्क्रिप्ट्स की बात की थी, ये भी बता दूं कि जब पेपर इंट्रोड्यूस हो गया था 13वीं सेंचुरी में, तो फिर वही मैनुस्क्रिप्ट जो है वो पेपर पे होने लगी थी, वही पेंटिंग्स जो है उसी स्टाइल में, जो लीफ पे वो लोग स्टाइल बनाते थे, पर वही जो है फिर वो कागज पे भी बनाने लगी थी। ऐसा
13-14 सेंचुरी तक इतना ये डेवलप हो गया था। और फिर 15-16 सेंचुरी का ये स्टाइल है, ये जो दूसरा स्टाइल है। और इसमें जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स ये है कि फिगर्स जो है वो थोड़ी ठीक हुई हैं पहले से, और इसमें फिगर्स में ये है कि इतनी जो प्रोट्रूडिंग आईज थी, जो एकदम बाहर निकली हुई आंख थी, ऐसे दिखती थी, अब ऐसी आंखें नहीं बनाई जाती थी, थोड़ी आंखें अभी भी लंबी थी। और सिटिंग पोस्चर की जगह हमको खड़ा हुआ पोस्चर भी मिलता है, और स्पेशली राइट साइड के फेसेस मिलते हैं कि फेसेस जो है वो पोस्चर जो है वो राइट खड़ी हुई फिगर्स को। और एक और खास स्टाइल है वो ये है कि इसमें हमको किसी एक्टिविटी के होने का भी पता चलता है। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ बैठी हुई एक फिगर्स मिलती है, लेकिन इसमें जैसे इस तरह के सीन्स मिले कि जैसे डांसिंग सीन्स मिले हैं, या वॉर का सीन मिला है कि जैसे तीर चलाते हुए वॉर हो रही है या कोई डांस कर रहा है, और फीमेल फिगर्स भी तो साफ तौर पे नजर आती हैं, तो एक्शन इसमें दिखाई देता है। तो इससे पहले हमको इस तरह से एक्शन नहीं दिखाई दे रहा था पेंटिंग में, जैसे किसी एक्शन का पता नहीं चलता था, लेकिन इस स्टाइल में जो और डेवलप हुई है 15-16 सेंचुरी में, इसमें हमको एक्शन दिखाई देता है। अब थोड़ा सा और अगर मैं प्रोविंशियल डेवलपमेंट की बात करूं, तो कैलीग्राफी वाला जो स्टाइल है, अगर हम प्रोविंशियल देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस्लामिक कंट्रीज में ये था, फिर इंडिया में भी आया, सल्तनत काल में हमको मिलता है। लेकिन अगर हम प्रोविंसेस के लेवल पे देखें, इसमें जो जिन प्रोविंसेस का नाम ज्यादा आता है जहाँ ये स्टाइल डेवलप हुई, तो उसमें जौनपुर का नाम आता है खास करके, कि जौनपुर स्कूल ऑफ कैलीग्राफी डेवलप्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी के आखिर में और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है वो जौनपुर में कैलीग्राफी का स्कूल डेवलप हुआ, ये कला डेवलप हुई। और कैलीग्राफी की जो कला डेवलप हुई, उसकी जो स्क्रिप्ट थी उसको वहां बिहारी के नाम से जाना गया, और टेक्स्ट में टेक्स्ट के अंतर्गत किया गया, फ्रेम्स के अंतर्गत टेक्स्ट जो है वो लिखे गए फ्रेम्स के अंतर्गत। और इसके अलावा जो दूसरा शहर इसके बारे में जाना जाता है वो अहमदाबाद है, और अहमदाबाद स्कूल जो है वो डेवलप हुआ, फिर जो है वो उसी 15वीं से 16वीं शताब्दी में डेवलप हुआ। वहां का एक शासक था महमूद बेगड़ा, तो महमूद बेगड़ा के काल में जो है वो कैलीग्राफी डेवलप हुई। और इसमें भी कुरान में की जो आयतें लिखी गई, इसके लिए जो भी स्क्रिप्ट थी, उसका नाम जो है वो सुलूथ था। उसको आप नोट कर लीजिए, सुलूथ। अगर चलिए ट्राई टू राइट इट डाउन अगेन। देखिए, एक मैंने आपको दो स्क्रिप्ट बताई मैंने, बिहारी मैंने बताई की, और सुलूथ बताया है जो अहमदाबाद में डेवलप हुई अंडर महमूद बेगड़ा, जो वहां का शासक। आप स्पीकर म्यूट कर दीजिए। इसके अलावा हमको मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन भी मिलता है इस पीरियड में, जो प्रोविंशियल स्टाइल है। तो एक बहुत मशहूर किताब है, शायद आपने उसका नाम भी सुना हो, हमजा नामा। सुना है किसी ने उसका नाम? हमजा नामा तो था ही, इसके अलावा एक दूसरा नाम है, वो है नेमत नामा। नेमत नामा मांडू में जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, और 15 से 6, ये समझ लीजिए इसकी जो डेट दी गई है वो 1420 से 50 के बीच दी गई है, यानी 15th सेंचुरी की मैन्युस्क्रिप्ट है। नेमत नामा, NEMAT, नेमत। नेमत मतलब अच्छी चीजों को कहते हैं नेमत। और नेमत नामा जो है ये एक कुकरी बुक है, खाने से संबंधित है। और मैम ये इस बार नेट में भी आया था मैम। हाँ मैम ये इस बार नेट में आया था मैम। अच्छा अच्छा, खाने से, हाँ, खाने से संबंधित है, ये कुकरी बुक है। और इसमें जो इसका स्टाइल है कि इसमें टेक्स्ट के साथ ही साथ कहीं कहीं आप पाएंगे
नाम लिख दूं? क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? आवर है पेपर वाला Please mute क्वेश्चन वही your हुए speakers. There is a lot of disturbance. नेम Mute your speakers. तो इसमें जैसे मैंने सरिता जी कहा आप म्यूट कर लीजिए। कि स्टाइल जो इसका ये है कि इसमें दोनों कई तरह का स्टाइल है कि कहीं कहीं एक पेज पे टेक्स्ट दिया हुआ है, एक पेज पे फिगर दी हुई है, कहीं कहीं ऐसा भी है कि ऊपर भी टेक्स्ट आता है, बीच में पिक्चर है और नीचे भी टेक्स्ट है। और अगर हम इसके और फीचर्स की बात करें तो इसमें हमको थोड़ा सा ईरानी स्टाइल भी मिलता है। और ये पिक्चर जो है ये मांडू में, जैसे मैंने कहा कि मांडू में इसकी मैस्टर मिली है, तो खलजी सुल्तान थे मालवा में, ये उनके अंडर उन्होंने काफी आर्टिस्ट को पैट्रोनेज दी थी, तो ये उनके अंडर ये चित्रकला जो है वो डेवलप हुई है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें थोड़ा सा हमको ईरानी स्टाइल भी मिलता है, इंडियन स्टाइल भी मिलता है। इसके अलावा जो कला है मालवा के अलावा मैन्युस्क्रिप्ट का जो कला है, उसके अलावा आपको दक्कन में भी मिलती है। दक्कन की जो बेमनी किंगडम्स थी जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा का नाम आता है, तो ऐसा लगता है कि लेट 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में यहाँ पे भी जो है वो आर्ट काफी डेवलप हुई। और इसमें हमको कई ब्राइट कलर्स हमको डेक्कन की पेंटिंग में मिलते हैं, जिसमें कि येलो है, पिंक है, ग्रीन है और ब्राउन, इस तरह के कलर्स का काफी यूज होता है। और इसके अलावा जो है इसमें जो इसका स्टाइल है उसमें कई बार हमको गोल्डन स्काई भी मिलता है, जो कि एक ईरानी इन्फ्लुएंस है। गोल्डन स्काई से हम ये कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा ईरानी इन्फ्लुएंस भी आया है। तो इतना जो है वो हम सल्तनत कला की पेंटिंग के बारे में कह सकते हैं कि ये उसके फीचर्स हैं। तो जिसको अगर मैं नक्शल में फिर से डिस्क्राइब करूं तो मैंने आपको सल्तनत काल में जो पेंटिंग्स हैं, मुख्य दरबारी जो पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बताया है, जो रेफरेंस मिलता है। इसमें मैंने आपको लिटरेरी एविडेंसेस के बारे में भी बताया है कि किन किन साहित्यिक स्रोतों में उसका जो है वो हमको उल्लेख मिलता है। म्यूरल पेंटिंग उसमें आती है कि म्यूरल पेंटिंग हुआ करती थी। टेंट पे पेंटिंग होने का उल्लेख, कपड़े पे पेंटिंग होने का उल्लेख मिलता है। कागज पे तो की ही जाती थी, पैलेसेस में वॉल्स पे की जाती थी, ये रेफरेंसेस हैं। और म्यूरल को मैं बता दूं, भित्ति चित्र हिंदी में उसको कहते हैं। म्यूरल मतलब भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग जो होती है। और दो स्टाइल्स मैंने आपको बताए हैं। और फिर रीजनल स्टाइल्स, इसमें मैंने आपको जैन पेंटिंग, पोथी फॉर्मेट ये बताया है। तो अब इन सारे फीचर्स को याद रखिएगा।